کیا جی؟ اس کو تو کس سے ریز کریں؟ ہاتھ سے بھی نہیں نہ ہوگا، ہاتھ سے کیا ہو سکتا ہوگا؟
کیا؟ تسلیم کیا جاتا ہے. تسلیم. کل تنقید کا بتایا گیا تھا. تنقید میں آخری نام کون سا تھا دیکھو تو. ہاں؟ اچھے مابعد جدید سے اوپر وہ دیکھو تو ترقی پسند نقادوں کے بعد چھوٹ. ہم کو لگتا ہے کلیم الدین احمد علیہ احمد سرور کا نام چھوٹ گیا تھا. لاؤ دو نا کاپی لاؤ, 1 منٹ ہم بات. کیا وہ بیٹھ جاؤ, لڑائی بعد میں. وہاں بیٹھی ہوئی تھی. نیکسٹ پیج لیں گے ذرا سا, یہ تو کچھ ہاتھ لگا دے. کل تنقید کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکے تھے, وقت نہیں ملا تھا تو ذہن میں. اور 2 نام لاسٹ میں جوڑ دیجئے. وہ لاسٹ سے پہلے ہی جب ترقی پسند نقاد لکھا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لکھے کلیم الدین احمد. ہاں, ترقی پسند نقاد کے ساتھ ہی لکھ لیجئے کلیم الدین احمد اور علیہ احمد سرور. لکھا جائے گا. کیا جی؟
तनकीद के लिए एक तो होता है कि उस पे के डिफिनेशन पे कभी भी सवाल आ सकता है कि तनकीद किसे कहते हैं। उसी में तयीन कद्र भी एक लफ्ज़ है, खरे खोटे की पहचान भी है। तो ये जहन में रहना चाहिए कि ये कभी भी ऐसा सवाल हो सकता है जिसमें आपसे उसका डिफिनेशन पूछें। उसके बाद तनकीद में पहला नक्काद कौन सा है, ये है ध्यान में। पहला नक्काद पूछा जाएगा तो किसका नाम लिखा जाएगा? अल्ताफ हुसैन हाली का नाम, उर्दू का पहला नक्काद, पहली तनकीद की किताब मुकद्दमे शेर व शायरी, ये बहुत अहम है। तो इस तरह से जो फर्स्ट किसी भी चीज़ में पहले हैं उस तरह के ऑब्जेक्टिव में सवाल ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से और अहम नक्कादों के नाम लिखे गए हैं, ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं है, उनका नाम जहन में रहना चाहिए। बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछेगा कि भाई इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन है, जदीदियत के नक्काद कौन है। ये मुश्किल सवाल होगा तब, नहीं तो आम तौर से इनमें से नक्काद कौन है, अफसाना निगार कौन है, गज़लगो कौन है, ये इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। आम तौर से तनकीद के साथ ही तहकीक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग एमए कर चुके हैं मानते हैं, अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसको भी कहते हैं ना रिसर्च। तो रिसर्च एक तो सर्च है और फिर एक रिसर्च, री लगाया जाता है, तहकीक और फिर किसी चीज़ की तलाश के लिए तहकीक करना, कोशिश करना। तो ये होता है कि कोई हकीकत है दुनिया में, लेकिन उस हकीकत को हम पहचानते नहीं हैं। पहचानते भी हैं तो किसी के ज़रिए बताई हुई हकीकत है। तो मुहक्किक का काम होता है कि उसको अपने तौर पर पहचाने। पहचानने के लिए उसको एविडेंसेस बनाने होंगे, अपने तौर पर देखना होगा। एक मामूली सा एफआईआर आप करते हैं, थाने में जाते हैं तो उसकी पुलिस टीम होती है, पुलिस टीम उस पर अब वो रिसर्च टीम की तरह से काम करती है। कुछ लोग जाए वकूफ़ पे जाएंगे, कुछ लोग उसके जितने पार्टीज़ हैं सबको, यहाँ तक कि किसी के बाप का मर्डर हुआ है तो मालूम होगा कि उससे भी पूछताछ होगी। तो जितने मुमकिना चीज़ें हो सकती हैं सब की तलाश की जाती है। तो तहकीक इसी को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो खोई हुई है, गुमशुदा है या मिली हुई है, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत सारी बातें बची हुई हैं। तो एक अच्छा मुहक्किक जो होता है उन तमाम पहलुओं पर नज़र रखता है और तब वो अपने नताइज का ऐलान करता है। नताइज के ऐलान में भी उसको ये मालूम होता है कि कोई हमसे बेहतर इस बात को, कुछ और नए हक़ाइक़ आ जाएं तो बेहतर तरीक़े से इस बात को कह सकता है। तो इसीलिए तहकीक में कोई हतमी चीज़, परमानेंट चीज़ नहीं होती है, फाइनल चीज़ नहीं होती है। आज तक आपको जो बातें मालूम हुई उसी की बुनियाद पर आप तहकीक करते हैं। कल जिनको उनसे ज़्यादा बातें मालूम होंगी तो वो उसकी बुनियाद पर तहकीक करेंगे। कई बार हम लोग कोई किसी शायर के बारे में, किसी अदीब के बारे में, उनकी हयात से मुतल्लिक, क्या वहाँ ठंडा नहीं हो रहा है? आए तो किसी अदीब के बारे में आप पता करने चले, मालूम हुआ कि उनका नाम सही नहीं मालूम हुआ, उनके वालिद का नाम पता नहीं चला। कोई दूसरा आदमी होगा वो कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो भी पता कर ले। तो इसलिए तहकीक में हमेशा कोई फाइनल चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे चीज़ों की तलाश होती है। तो लेकिन तहकीक और तनकीद मिलकर, अब हमने किसी की तलाश की, कोई बहुत छोटा सा राइटर है, उसकी बहुत अहमियत नहीं है, हमने तय नहीं किया कि उसके कलाम का मर्तबा क्या है, लेकिन हमने उस पर बहुत तहकीक कर ली। तो हमेशा जब कोई पीएचडी करता है, उसका मौजू रहता है, तो इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि भाई जब इतने ये छोटे राइटर थे तो इस पर आपको काम क्यों करना था?
تو اسی لیے تحقیق اور تنقید دونوں کے کسی کی قدر و قیمت سمجھیے پہلے کہ یہ اگر زیادہ اہم اور رائٹر ہے تو اس کے بارے میں زیادہ تحقیق ہوگی، اور کوئی معمولی رائٹر ہے اس کے بارے میں ویسے ہی معمولی تحقیق ہوگی۔ سوال و جواب میں بھی یہ اگر جن کو پاس یہ سینس ہے ان کو آسانی ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کی تاریخ پیدائش، وفات، کسی کے والد کا نام، اہلیہ کا نام، شاگرد کا نام، استاد کا نام ہم پتہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا غالب کی اہلیہ کا نام بھی ضروری ہے، غالب کی تاریخ پیدائش اور وفات بھی ضروری ہے، لیکن کیا ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں بھی اتنی چیز معلوم کرنی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میجر رائٹرز، بڑے لکھنے والوں کے لیے الگ نقطہ نظر ہوتا ہے، اور چھوٹے لکھنے والوں کے لیے ان کا نام ہی کافی ہے، ان کی کتابوں کے نام اتنے ہی پہ رک جایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے تنقید اور تحقیق جو ہے یہ دونوں ان کا لازمی رشتہ ہے، اور تنقید سے متعین کرتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اور اس کے جو حیات کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں دستاویزی طور پر، اس کو درست کیا جاتا ہے تحقیق کے طور پہ۔ تحقیق ہی سے یہ پتہ چلا، جیسے غالب کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں تو غالب نے ایک اپنا استاد بتایا کہ بھائی ایک استاد ملا عبدالصمد تھے، لیکن ایک محقق تھے قاضی عبدالودود، انہوں نے بحث کی اور یہ ثابت کیا کہ اس نام کا کوئی بھی مصنف ایران میں نہیں گزرا ہے جس کے وہ مدعی ہیں کہ وہ ان کے استاد ہیں، اور یہ کہا کہ لکھا ہے کہ یہ فرضی استاد ہے، غالب کا استاد ایسا نہیں ہے۔ تو محقق جو بڑا ہوتا ہے وہ اتنے حقائق جمع کر دے گا کہ آپ کو جو معلوم حقیقت ہے وہ غلط معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا کارنامہ ہے محققین کا۔ ہو گیا تمہارا؟ اوہ، یہی اس کا بڑا گڑبڑ ہے۔ ہاں ہاں ایسے دیکھو، اب اس میں تو کوئی ہونا نہیں چاہیے۔
11 बजे से शुरू हो जाएगा। हम कॉलेज होके आएंगे तो कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी कहाँ से गाड़ी जा रही है? पटना कॉलेज के गेट से सामने से तो गाड़ी नहीं जा रही है, जा रही है। हाँ, तो वहाँ से कैसे जाएं? अच्छा, पीछे पीछे है रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो, कामयाब रहो, अच्छे से करो। सिन्फ के एतबार से ये बहुत ही मकबूल सिन्फ है, मजमून, और बचपन से लेके आज तक आप भी ये काम करते रहे हैं। इम्तहान में लिखने से लेकर कभी भी होमवर्क भी मिला है तो 4 जुमले में 5 जुमले में से लेकर आप 1000 वर्ड और 5000 वर्ड का भी आप मजमून लिखते हैं। तो ऐसे जो है ये दुनिया में सबसे पॉपुलर सिन्फ है, और नॉन फिक्शन प्रोज का ये एक तरह से उसकी रीढ़ है कि इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं तो वो भी फॉर्म ऐसे का है। आप तहकीक का कोई पूरा पेपर लिखते हैं तो वो भी ऐसे है। पूरा जो पीएचडी डिसर्टेशन आप लिखते हैं, मकाला लिखते हैं, वो भी बेसिकली ऐसे के फॉर्म में होता है। ऐसे का मतलब ये होता है, मजमून का मतलब होता है कि किसी एक मौजू पर सिलसिलेवार तरीक़े से गुफ्तगू करें। और तो ये सिलसिलेवार तरीक़े से गुफ्तगू, जैसे नज़्म में ये बात होती है कि नज़्म कोई लिखते हैं तो सिलसिलेवार तरीक़े से वहाँ बात की जाती है, तो उसी तरह से मज़मून में भी आपसे तवक्को की जाती है कि आप सिलसिलेवार तरीक़े से बात रखिए। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं है, बल्कि एक और ख़ास बात है कि मज़मून से तवक्को की जाती है कि लिखने वाला अक़ली शवाहिद का इस्तेमाल करे। ये हर सिन्फ के लिए नहीं है, इंशाइया निगार से ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन मज़मून निगार से ये कहा जाएगा कि आप अपनी बात को अपने विज़डम के साथ रखिए। इसीलिए जब आप कोई ऐसे लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद उसकी खूबियों और ख़ामियों पर बहस की जाती है। तो ये अगर विज़डम नहीं हो किसी के पास तो एक साथ खूबी और ख़ामी पर कैसे गुफ्तगू करेगा। आम तौर से आदमी जिसमें खूबी देखता है उसकी ख़ामी याद नहीं रहती है, ख़ामी देखता है तो खूबी नहीं याद होती है। तो ये वह आदमी जो मैन ऑफ रीज़न होता है, जो हर पहलू पर जो एक वक्त में नज़र रखता है, वही ये काम कर सकता है। इसलिए दानिश्वराना सूझबूझ भी इसी सिन्फ में सबसे ज़्यादा होती है, जिसको अब सिर्फ इल्मी मजमून जो है, अगर उसमें दानिश्वराना सूझबूझ नहीं हो तो वो बेकार सी चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए ये मजमून जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, और इसकी जब तरक्की हुई है, इसकी जब बुनियाद पड़ी, वो दौर सबसे कीमती दौर है, अलीगढ़ तहरीक का दौर है। और सर सैयद का ये काम था, उनका मकसद था कि उर्दू ज़बान के दायरे को वसी किया जाए। वो चंद मौज़ूआत पर टिका हुआ है तो इसके दायरे को बढ़ाया जाए। तो सर सैयद ने
سب سے زیادہ مضمون نگاری کی طرف توجہ کی، اور ان کے عہد کے دیگر لوگوں نے بھی یہ کام کیا، جس کی وجہ سے اردو کی ترقی ہوئی، اور مضمون نویسی کی تو اتنی ترقی ہوئی کہ پھر بعد میں ہم نے ہزاروں چیزیں اس میں بڑھائیں، اور ہزاروں مصنفین آئے، اور آنے والے وقت میں بھی آتے رہیں گے۔ یہ اس صنف کی ترقی کا اصل سبب ہے کہ اگر اب اس میں کوئی موضوع کی قید نہیں ہے۔ غزل کی ترقی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی موضوع کی قید نہیں ہے، جس موضوع پر چاہیں آپ شعر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مضمون میں بھی یہ بڑی آسانی ہے کہ کسی بھی موضوع پر آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔
مضمون اور انشائیے میں ایک بنیادی فرق ہے. مضمون کے لیے لاجیکل ہونا ضروری ہے اور انشائیے کے لیے نہیں. مضمون جب ہم لکھتے ہیں کوئی بھی تو صرف سلسلے وار بات ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ کسی خاص بات کو کوشش کرتے ہیں کہ آرگومنٹس اس میں ہوں, اچھائی اور برائی کے بارے میں ہمارا لاجک سامنے آئے. لیکن جب انشائیہ لکھتے ہیں تو یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انشائیے میں ہم اس کی خوبی خامیوں پر بحث کریں, تو اسی لیے وہ لاجیکل بیس اس کا لازم نہیں ہے. کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ ہو جائے. انشائیے میں یہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کوئی خیالی قصہ بھی گڑھ سکتے ہیں, کبھی کوئی مزاحیہ رنگ بھی اپنا سکتے ہیں. یہ سارے اس میں, اسی لیے اس میں بار بار سوال آتا ہے آبجیکٹو میں کہ ذہنی ترنگ کس کو کہتے ہیں, کون سی صنف ہے جس میں ذہنی ترنگ کا کام ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے اس کا, لیکن ایک ڈیفینیشن میں یہ کوسچن آئے گا اور کچھ اہم انشائیہ نگاروں کے نام آ سکتے ہیں, وہ ذہن میں رکھنا ہے. مصر شائع کے بعد
ये मकतूब नगारी अब ऑलमोस्ट ये डाइंग जोनर है। ये ऐसी सिन्फ है जो अब ये तकरीबन मर चुकी है। अब कुछ फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, आम तौर से टेक्नोलॉजी ने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है। और तारीख़ी तौर पर देखते हैं तो इन खतूत के बग़ैर हमारा काम नहीं चलता है। और हज़ारों ऐसी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो उन खतूत में से हमें हासिल हुई। तो पहले खैरियत तलब करने के लिए, किसी के हालात जानने के लिए जब ख़त ही एक ज़रिया था, और उस ख़त बहुत तेज़ ज़रिया माना जाता था। पहले शेर शाह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि शेर शाह ने डाक का सिस्टम क्रिएट किया, तो घोड़े रखे जाते थे सराय में, और वो घोड़े एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ख़त पहुंचाते थे। और बड़ा उसने कोशिश की थी कि हिंदुस्तान में कहीं भी 3 दिन से 7 दिन के बीच खतूत पहुंच जाएं। आज भी उससे जल्दी ख़त नहीं पहुंचता है, आज भी वही रफ्तार है, लेकिन शेर शाह ने आज से तकरीबन 450 साल पहले ये तरीक़ा अपनाया था। फिर ज़ाती खतूत लिखे गए। तो ज़ाती खतूत की अहमियत इस तौर पर हो जाती है कि अगर लिखने वाला अहम है, इम्पोर्टेंट आदमी है, अब गालिब ने ख़त लिखे तो उन खतूत में गालिब की ज़िंदगी झलकती है, जो इसलिए बड़े वो काम के हैं। कभी किसी अहम आदमी को लिखे जाते हैं खतूत, तो उसके बारे में कुछ होता है, तो उसको भी उसके चलते ख़त की अहमियत हो जाती है। कभी कभी जिस ज़माने में लिखा जा रहा है, कोई ऐसा वाक़या हुआ जो उस ख़त में मौजूद है। अब गालिब जिस ज़माने में ख़त लिख रहे हैं, तो गदर जिस दिन शुरू हो रहा है, तो उस दिन का वाक़या लिखा हुआ है, और लिखा कि आज फ़लाँ चौराहे पे हुआ, फ़लाँ चौराहे पे हुआ। तो अब वह ख़त सिर्फ नहीं है, बल्कि वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस तरह से ख़त का कंटेंट, ख़त का राइटर, और किसको लिखा जा रहा है और किस ज़माने में लिखा जा रहा है, इनकी वजूहात से ख़त की अहमियत बढ़ जाती है। ख़त का बड़ा पुराना तरीक़ा है। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन का अभी भी आपको याद होगा कि आधे एप्लीकेशन तो सबको याद होते हैं कि क्या लिखना है, तो उसके चलते तो कोई ख़त पढ़ता नहीं है। तो ख़त पढ़ता है आपके लिखने में कोई नयापन है, कोई अनोखापन है, तो इसकी वजह से ख़त को पढ़ा जाता है। तो गालिब ने खतूत लिखे, उसमें कोशिश की। एक ख़त में अलक़ाब व आदाब कहते हैं कि किसी को भी भाई अगर लिखा, उर्दू में ख़त लिखा तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम लिखा, किसी का नाम लिखा, वालिद साहब लिखा। पहले इसका इतना रिवाज था कि बहुत तवील अलक़ाब लिखे जाते थे, और आज भी अलक़ाब की कुछ कुछ किताबें मिलती हैं, तो लोग उससे मुंतखब करके लिखते थे। लेकिन गालिब ने इन तकल्लुफ़ात को कम किया। अबुल कलाम आज़ाद ने तो अहमदनगर में जब 1942 की तहरीक के दौरान जेल में थे, तो वहाँ उन्होंने अपने एक दोस्त को खतूत लिखे, जो गुबार ख़ातिर के तौर पर एक मशहूर किताब है और हमारे नेशनल मूवमेंट का एक डॉक्यूमेंट है। तो ये ख़त का हिस्टोरिकल वैल्यू होता है, कल्चरल वैल्यू होता है, और रिसर्च वैल्यू होता है। अगर राइटर की ज़िंदगी के बारे में जानना हो, गालिब की हयात के बारे में हज़ारों बातें हम उन खतूत से ही जानते हैं। वो लिखने को लिख गए। ख़त की अहमियत इसलिए भी हो जाती है कि ख़त लिखने वाला लिख गया, वो रिवाइज़ नहीं कर सकता है, वो ख़त भेज देता है। तो इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत है, और इसको एक अदबी सिन्फ के तौर पर वक़ार हासिल है। उसका हम बार बार रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, और हम पढ़ते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गालिब के खतूत की तो अहमियत इसी तौर पर कायम होती है। अब रहने दिया जाए। आप लोग वक्त से थोड़ा आइए।